ग्रीस की राजधानी एथेंस में इतनी बर्फ गिरी कि वहां युद्ध स्तर पर चल रहा कोरोना का टीका लगाने का काम भी ठप पड़ गया। कई जगह बिजली कट गई, रास्ते बंद हो गए। आमतौर पर एथेंस में बर्फ गिरती नहीं है, लेकिन मौसम ने ऐसी करवट ली कि लोग ठंड में ठिठुरने लगे और जो तस्वीरें सामने आई उनमें एथेंस कोई हिम प्रदेश बना नजर आया। जहां तक नजर गई वहां बर्फ ही बर्फ दिखी। शहर से रंग तो जैसे गायब ही हो गए, हर चीज पर सफेदी चढ़ी नजर आई। बर्फबारी ने पेड़ों से उनकी हरियाली भी छीन ली। कोरोना की वजह से एथेंस में लॉकडाउन लागू है, लेकिन वीडियो देखकर यह लगा ही नहीं कि वहां किसी तरह की कोई पाबंदी भी है। बर्फबारी ने लोगों को ऐसा उतावला बना दिया कि वो कोरोना के खतरे को ही भुला बैठे। मंत्रमुग्ध होकर वो घरों से बाहर निकले आए और मस्ती करते दिखे। कुछ लोग ऐसे अनोखे पल को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव ने कोरोना वैक्सीन लगाए जाने पर अधिकारियों के साथ एक बैठक की। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि इस बैठक में शामिल अधिकारियों ने जानकारी दी कि देश में अब तक करीब 90 लाख स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर ऐसे हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिनमें करीब 68% स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है। इसके अलावा करीब 30% वो स्वास्थ्य कर्मी हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज भी लग चुका है। वहीं 28% फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा भारत तीसरा ऐसा देश है जहां इतने बड़े पैमाने पर लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। इसके साथ ही इस बैठक में यह भी उम्मीद जताई गई कि लोगों को वैक्सीन लगाने की रफ्तार फरवरी के अंत में और तेज हो जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ममता सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन पर बदमाशों ने बम से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना तब हुई जब वो रात करीब 10 बजे कोलकाता जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए निमतिता रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे और इस दौरान वो अपने समर्थकों से घिरे थे। उनके आसपास लोगों की भीड़ लगी थी, कोई नारे लगा रहा था तो कोई उनकी तस्वीर खींच रहा था। लेकिन तभी उन पर बम से हमला किया गया और फिर एक जोरदार धमाके के साथ वहाँ सब कुछ शांत हो गया। धमाके के बाद वहाँ धुएं का गुबार छा गया। घटना वाली जगह पर लोगों की चीख पुकार मच गई। इसके बाद मंत्री जाकिर हुसैन को घायल हालत में फौरन अस्पताल ले जाया गया। बाद में उन्हें इलाज के लिए एम्बुलेंस से कोलकाता भेज दिया गया। दाहिना हाथ में और बाएं पैर में चोट पहुंचा, प्लास्टर है, ही इज आउट ऑफ डेंजर। इस हमले में उनके कई समर्थक भी घायल हो गए, जिन्हें भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों में कुछ की हालत गंभीर है, जिनके घर वाले अस्पताल के बाहर बिलक बिलक कर रोते रहे। राज्य के मंत्री पर हुए इस हमले की राज्यपाल जगदीप धनखड़ और बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर निंदा की। इस घटना के बाद इलाके में तनाव है, जिसे देखते हुए वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। टेलीकॉम सेक्टर में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने का ऐलान किया है। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में टेलीकॉम सेक्टर के लिए PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को मंजूरी दे दी गई। यानी जो कंपनी जितना उत्पादन करेगी उसी के हिसाब से सरकार उसे आर्थिक मदद देगी। इसके लिए 12,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट तय किया गया है। सरकार को टेलीकॉम सेक्टर में अगले 5 साल में करीब 2,44,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की उम्मीद है, जिससे करीब 40,000 लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। बीते साल कोरोना महामारी के बीच सरकार ने मोबाइल बनाने वाली कंपनियों के लिए PLI का ऐलान किया था। सरकार का दावा है कि उसके इस ऐलान के बाद देश में मोबाइल उत्पादन में काफ़ी तेज़ी आई है। यहाँ तक कि चीन में काम कर रही 14 बड़ी कंपनियां भी भारत में उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। भारत के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की पूरी प्रक्रिया को हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड तक पहुंचाना है। मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं किसी देश का नाम नहीं लूंगा, लेकिन पड़ोस देश की 14 फैक्ट्रियां भी हम ले आए हिंदुस्तान में। पीएम नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान से फोन पर बात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान से फोन पर बात की। ओमान के सुल्तान ने कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की। बातचीत के समय दोनों ही नेताओं ने सभी क्षेत्रों में सहयोग बनाए रखने पर सहमति जताई। महाराष्ट्र के पुणे में क्रिकेट खेलने के समय दिल का दौरा पड़ने से खिलाड़ी की मौत हो गई। सामने आए वीडियो में साफ दिखा कि दिल का दौरा पड़ने के बाद बल्लेबाज पिच पर ही गिर गया। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। वाराणसी में BHU के एक हॉस्टल से पुलिस ने पिस्तौल बरामद करने का दावा किया। छात्रों के 2 गुटों में विवाद के बाद पुलिस आरोपी छात्रों से रूम खाली करवाने पहुंची थी। इसी बीच पुलिस को वहां हथियार मिला। यूपी के उन्नाव में खेत में 3 लड़कियां बेहोशी की हालत में मिली। इन लड़कियों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 2 की मौत हो गई।
जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया गया कि ये लड़कियां जानवरों के लिए चारा लेने जंगल गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। हैदराबाद में तेलंगाना हाईकोर्ट के वकील और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। दोनों अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। झारखंड के चाईबासा में पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इन दोनों नक्सलियों की कई मामलों में तलाश थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर में इमरान सरकार की ज्यादती के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने पाकिस्तान की जेलों में बंद अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग की और उसके लिए उन लोगों ने पूरे इलाके में प्रदर्शन किया। कई संगठनों से जुड़े लोग हाथों में बैनर और एक मानवाधिकार कार्यकर्ता तनवीर अहमद की तस्वीरें लेकर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि उनके हक की आवाज उठाने वाले तनवीर पर जेल में जुल्म ढाया जा रहा है। इतना ही नहीं, वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि सड़कों पर निकले लोगों ने आजादी वाले नारे भी लगाए। हम क्या चाहते? आजादी। हम क्या चाहते? एक दूसरे इलाके में भी भारी तादाद में लोग पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जुटे और रैली निकाली। कोलकाता के फूलबागान इलाके में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें बीजेपी के एक नेता घायल हो गए। बवाल तब हुआ जब उस इलाके में बीजेपी नेताओं ने जुलूस निकाला। आरोप है कि इसी बीच टीएमसी समर्थकों ने वहां नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। बवाल की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते दिखे। कुछ पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस पर उनका कोई असर नहीं हुआ। बवाल बढ़ा तो लोगों ने प्लास्टिक की कुर्सियों को हवा में उछालना शुरू कर दिया। ऐसा लगा जैसे दोनों दलों के समर्थकों के बीच जंग छिड़ गई हो। इस हंगामे के समय वहां बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी दिखाई दिए, जो कार्यकर्ताओं को पीछे आने का इशारा करते रहे। आरोप है कि इस बवाल के समय टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शुभेंदु अधिकारी पर पत्थर फेंके, जिसकी चपेट में आने से बीजेपी नेता शिवाजी सिंघा रॉय घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। थोड़ी देर बाद बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय उनसे मिलने पहुंचे। शेर हो यार, शेर हमारे। नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। इस घटना के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य की ममता सरकार को घेर लिया। इंग्लैंड के साथ तीसरा टेस्ट 24 फरवरी से अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का औपचारिक उद्घाटन भी इसी दिन होगा। मोटेरा में खेला जाने वाला ये मैच डे नाइट होगा, जो पिंक बॉल से खेला जाएगा, जिसके लिए सारी तैयारियां स्टेडियम में कर ली गई हैं। मोटेरा स्टेडियम में 9 साल बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा, लेकिन इन 9 साल में मोटेरा दुनिया का सबसे बड़ा और बेहद खूबसूरत स्टेडियम बन गया। स्टेडियम में एक साथ 1,10,000 लोगों के बैठने का इंतजाम है। मैच से पहले स्टेडियम की हर कुर्सी पर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। स्टेडियम में दर्शकों के बैठने के स्टैंड बनाने के लिए कहीं कोई पिलर नहीं लगाया गया, यानी मैदान में किसी भी कोने में बैठकर मैच देखने वालों को कोई परेशानी नहीं होगी। खास बात यह है कि अगर ज़्यादा बारिश यहाँ पर होती है, तब भी आधे घंटे में ये पूरा का पूरा मैदान पानी से खाली हो जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला मैच डे नाइट होगा और दावा किया जा रहा है कि मोटेरा में फ्लड लाइट्स भी सबसे अलग होंगी। ऐसी लाइट्स होंगी जिनसे गर्मी बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा कॉर्पोरेट बॉक्स से लेकर क्लब हाउस तक मोटेरा में सब कुछ आधुनिक बनाया गया है। मोटेरा को आधुनिक बनाने की योजना पर काम तब शुरू हुआ था जब मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। इसीलिए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के बेहद करीब भी माना जाता है। हालांकि स्टेडियम का इतिहास बेहद पुराना है। क्रिकेट से जुड़ी उन्हीं यादों को स्टेडियम में हॉल ऑफ फेम के जरिए संजोया गया है। हॉल ऑफ फेम जो यहाँ पर बनाया गया है, वहाँ पर मोटेरा स्टेडियम और क्रिकेट इतिहास से जुड़े ऐतिहासिक पलों को तस्वीरों में दिखाया गया है। स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए इंडोर नेट्स का भी इंतजाम है। इसके अलावा क्लब हाउस भी है, जिसमें जिम से लेकर टेबल टेनिस और बिलियर्ड्स जैसे खेलों का भी इंतजाम है। स्टेडियम में ही 55 कमरे बनाए गए हैं, जिनमें सुविधाएं किसी शानदार होटल से कम नहीं है। पार्किंग से लेकर पवेलियन तक हर इंतजाम ऐसा है कि केवल दर्शक ही नहीं, खिलाड़ियों के लिए भी मोटेरा में खेलना यादगार से कम नहीं होगा। ये एक संयोग है कि 2012 में मोटेरा स्टेडियम में हुआ आखिरी मैच भारत और इंग्लैंड के बीच ही हुआ था और 9 साल बाद जब स्टेडियम का कायाकल्प हुआ, तब भी मैच भारत और इंग्लैंड के बीच ही होने वाला है। लेकिन मोटेरा भारतीय क्रिकेट के लिए कई मायनों में खास है। 1986 में सुनील गावस्कर ने 10,000 टेस्ट रन पूरे करने का रिकॉर्ड अहमदाबाद के इसी स्टेडियम में बनाया था। पूर्व कप्तान कपिल देव ने रिचर्ड हैडली के 431 टेस्ट विकेट के उस वक्त के रिकॉर्ड को इसी मैदान पर अपना 432वां विकेट लेकर तोड़ा था।
कपिल देव की मोटेरा से एक और याद जुड़ी है जब 1983 में उन्होंने एक ही पारी में वेस्टइंडीज में 9 खिलाड़ियों को आउट किया था। 1999 में सचिन तेंदुलकर के बल्ले से पहला दोहरा शतक भी इसी मैदान पर निकला और सचिन तेंदुलकर ने 30,000 अंतर्राष्ट्रीय रनों का कीर्तिमान भी अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम पर ही बनाया था। किसान आंदोलन के बीच पंजाब में हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आई। न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की रिपोर्ट है कि पंजाब में हुए 8 नगर निगमों के चुनाव में 7 के नतीजे आए और 7 पर कांग्रेस का कब्जा हो गया, जबकि एक नगर निगम का नतीजा कल यानी कि गुरुवार को आएगा। इन नतीजों में कांग्रेस के लिए सबसे अच्छी बात यह रही कि उसने बठिंडा नगर निगम पर भी जीत हासिल कर ली। पिछले 5 दशक में 50 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब बठिंडा में कांग्रेस का मेयर बनेगा। यहां पर अकाली दल को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। यही नहीं, सबसे बुरी खबर आम आदमी पार्टी के लिए आई, क्योंकि निकाय चुनाव में उसका खाता तक नहीं खुला। तो वहीं बीजेपी के हाथ भी खाली रहे और उसे भी किसी नगर निगम में जीत नहीं मिली। बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक हिंसा के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं और इस हिंसा की आंच अब ममता सरकार तक पहुंच चुकी है, जिसकी एक तस्वीर मुर्शिदाबाद से सामने आई, जहां कुछ लोगों ने ममता सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला किया। इस हमले में मंत्री जाकिर हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए कोलकाता भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि मंत्री जाकिर हुसैन के काफिले पर उस वक्त बम से हमला किया गया जब वो निमतिता रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे। खबर है कि इस हमले में 14 लोग घायल हुए हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़, रेल मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी नेताओं ने इस हमले की निंदा की है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक है और राजनीतिक हमले बढ़ रहे हैं। इस बार ममता सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन के काफिले पर बम से हमला हुआ, आप देखिए, और इसमें मंत्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वो रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे और इस हमले में 14 लोग घायल हुए हैं। इस हमले की राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी निंदा की है और बीजेपी नेताओं के तमाम ट्वीट्स सामने आए हैं जिसमें हमले की निंदा की गई है। लेकिन ये चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं, लगातार वहां पर नेताओं पर हमले हो रहे हैं। अमित पांडे पश्चिम बंगाल के काकद्वीप से मौजूद हैं। अमित, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि मंत्री जाकिर हुसैन की तबीयत कैसी है? वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं इस हमले में। देखिए, फिलहाल अभी उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर के मुताबिक उनकी जो स्थिति है वो अभी स्टेबल है। इसका मतलब कि हालत उनकी स्थिर है, चूँकि धमाके की वजह से उनको उनके शरीर में चोटें आई। उनके साथ कुछ और लोग हैं जो घायल हुए थे। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर के मुताबिक स्थिर है उनकी हालत, अस्पताल में इलाज चल रहा है। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि जिन लोगों ने ये हमला किया उनके बारे में क्या जानकारी मिली है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में इस तरह के हमले चिंता बढ़ाने वाले हैं। जी बिल्कुल, पूरी की पूरी ये वारदात चुनावी प्रतिद्वंद्विता से भी जोड़कर पुलिस देख रही है और फिलहाल 5 से 6 लोगों को चिन्हित किया है पुलिस ने इस मामले में और 4 लोगों से वह पूछताछ कर रही है। और इतना अभी तक की जानकारी मिल पाई है कि उन लोगों को अच्छी तरीके से पता था कि मंत्री कहां से निकलेंगे, कहां पर रुकेंगे, कहां वो जाएंगे और एक पुख्ता जानकारी के आधार पर उन्होंने ये साजिश के तहत ही हमला किया। फिलहाल अभी पुलिस अलग अलग कोण पे तफ्तीश कर रही है और दावा भी ये कर रही है कि आने वाले कुछ घंटों में वो इस मामले में अहम गिरफ्तारियां या अहम कार्रवाई करेगी। चलिए, बने रहिए अमित, लौटेंगे आपके पास। वहीं बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने मंत्री जाकिर हुसैन पर हुए हमले को टीएमसी की आपसी कलह बताने में देर नहीं लगाई। तृणमूल कांग्रेस का ये आंदोलन मामला है और समय जब उनका खत्म हो रहा है, पैसा का भाग बंटवारा लेके ये सारे लड़ाई है। इसीलिए इसका जड़ कहा है वो ढूंढना चाहिए और जो लोग दोषी है उनको दंडित किया जाए। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्री जाकिर हुसैन पर हुए हमले की निंदा करते हुए ट्वीट किया, मैं टीएमसी के मंत्री जाकिर हुसैन पर मुर्शिदाबाद में निमतिता रेलवे स्टेशन पर बम से हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी मंत्री पर हुए हमले पर चिंता जाहिर की। उन्होंने ट्वीट किया, पश्चिम बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन पर मुर्शिदाबाद के निमतिता रेलवे स्टेशन पर हुआ हमला निंदनीय है। बढ़ती हिंसा पर चिंतित हूं, जिसकी लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है।
पश्चिम बंगाल पुलिस, गृह विभाग और मुख्यमंत्री दफ्तर कानून के मुताबिक इस पर जल्द कार्रवाई करे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने निमतिता रेलवे स्टेशन पर हुए बम हमले की निंदा की। उन्होंने ट्वीट किया, मैं पश्चिम बंगाल के निमतिता रेलवे स्टेशन पर हुए नृशंस बम हमले की निंदा करता हूं। मैं घायलों के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना करता हूं। अमित, बीजेपी नेताओं की तरफ से ट्वीट भी किया गया है, राज्यपाल ने भी इस हमले की निंदा की है, लेकिन सवाल यही है कि वो कौन लोग हैं। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा तो कह रहे हैं कि ये तो टीएमसी की आपसी कलह का नतीजा है। देखिए, ये उनकी राजनीतिक बयान है, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का दौर लगातार चल रहा है और पिछले चुनाव में भी था, इस चुनाव में भी था और इस चुनाव में तमाम जो नेता हैं बीजेपी के वो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि राजनीतिक हिंसा इस राज्य में बढ़ी है और ये आज का जो प्रकरण है ये भी आने वाले दिनों में चुनाव में ये जारी रहेगा और इसका जिक्र ज़रूर टीएमसी अपनी सभा में उठाएगी, अपने चुनावी कैंपेन में उठाएगी। अभी तक बीजेपी कहती थी कि हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हो रहा है, लेकिन अब जब टीएमसी के मंत्री, कद्दावर नेता और मंत्री के ऊपर हमला हुआ है तो ये मुद्दा भी हिंसा का मुद्दा आने वाले दिनों में ये गूंजेगा पश्चिम बंगाल के चुनावी अखाड़े में और कहीं ना कहीं इनको आगे जो भी पार्टियां हैं उनको इस पर अपना स्टेटमेंट जारी करना पड़ेगा। बेशक वो आपसी कलह कह रही हैं, लेकिन अब टीएमसी के भी हाथों कहने को एक मौका मिल गया कि हम भी उसी राजनीतिक हिंसा का शिकार हैं। चलिए अमित, लौटेंगे आपके पास। वहीं अमित शाह के कोलकाता पहुंचने से ठीक पहले फूलबागान इलाके में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। हाल ही में टीएमसी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोगों ने उन पर भी पत्थर फेंका। इस झड़प में बीजेपी के एक नेता शिवाजी सिंघा रॉय घायल हो गए, जिनका हाल जानने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय अस्पताल पहुंचे। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट किया, दक्षिण कोलकाता के बीजेपी जिला अध्यक्ष शिवाजी सिंघा रॉय पर हमले के बारे में जानकर दुखी हूं। उन पर रैली के ठीक बाद टीएमसी के गुंडों ने हमला किया। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाए जाने की तस्वीरें देखकर दुख हुआ और उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। अमित, जो हमला हुआ है, बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं, ये ऐसे समय पर हुआ है जब वहां पर अमित शाह दौरा करने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये यहाँ और इसी का जिक्र आने वाले दिनों में चुनाव में होगा। लगातार बीजेपी चाहे तृणमूल के कार्यकर्ता उठाते रहते हैं और शुवेंदु अधिकारी का जहाँ तक सवाल है, हमने अभी परसों भी उनसे खुद हमने बात की थी और उन्होंने यही कहा था कि पश्चिम बंगाल में शांति रहे, राजनीतिक हिंसा बंद हो, यही कामना है। और अब कल जब उनके साथ ही हमला होती है तो जाहिर सी बात है कि इस पर भी आने वाले दिनों में राजनीति गरमाएगी और अब देखना ये भी होगा कि ये जो राजनीतिक हिंसाओं की जो घटनाएं हो रही हैं अर्पित, इस पर पुलिस किस मुस्तैदी से कार्रवाई करती है और हर एक घटना में किस तह तक वो तफ्तीश के मामले में पहुंचती है। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने बीजेपी नेताओं पर हुए हमले के लिए टीएमसी को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट किया, फूलबागान के पास टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी नेताओं पर एक और जानलेवा हमला किया। इस बार यह हमला शुवेंदु अधिकारी, शांकुदेव और शिवाजी सिंघा रॉय पर किया गया, जो हमले में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए एक आपदा है, वहां कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह ने शुवेंदु अधिकारी और दूसरे नेताओं पर हमले के लिए टीएमसी को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट किया, तृणमूल कांग्रेस अपनी आसन्न हार के डर से इतनी विचलित हो गई है कि उसके गुंडे बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी के जुलूस पर पथराव जैसी घृणित घटना को अंजाम दे रहे हैं। यही है ममता सरकार का लोकतंत्र। बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे हमलों से डरेंगे नहीं और मजबूती से लड़ेंगे। यूपी के उन्नाव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 3 लड़कियां एक खेत में बेहोशी की हालत में मिली। बताया गया कि तीनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। इन लड़कियों को इस हालत में देखकर आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। फौरन पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों लड़कियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन 2 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि एक लड़की को गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया। बताया गया कि तीनों लड़कियां देर शाम चारा लेने के लिए खेत गई हुई थी, लेकिन जब काफी देर तक घर नहीं लौटी तो परिवार वालों ने उनकी तलाश शुरू की। इस बीच तीनों एक खेत में बेहोशी की हालत में मिली।
घटना की गंभीरता को देखते हुए गांव में पुलिस वालों को तैनात किया गया है। पूरे परिवार को तन से, मन से, धन से, हर तरीके से मदद करेंगे और जिन लोगों ने जास्ती की है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि उसको तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसमें प्रथम दृष्टया यही चीज़ें संज्ञान में आई है कि ये घास काटने के लिए गई थी और घर वालों ने ना मिलने पे ढूंढने पे ये वहाँ पे पाई गई और ये भी देखा गया है कि घटनास्थल पे काफ़ी झाग वगैरह पड़ा था और डॉक्टर के द्वारा भी प्रथम दृष्टया इसमें पॉइजनिंग के सिम्टम्स बताए गए हैं। अन्य सभी घटनास्थल पे उपस्थित लोगों के बयान दर्ज करके और जाँच की जा रही है, गहराई से जाँच की जा रही है। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, काफी गंभीर मामला है ये, पुलिस की शुरुआती जांच में क्या बात सामने आई है? देखिए बिल्कुल जसप्रीत, ये 3 बच्चियां थी एक ही परिवार की जो खेत में गई थी, जहां वो उनके मुंह से झाग निकला है। 2 की अस्पताल में मौत हो गई और तीसरी का इलाज चला। जो डीएम एसपी उन्नाव है वो अस्पताल पहुंचे, पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि अभी 11 बजे के बाद जो टीम गठित की गई है, पैनल इस पूरे मामले का पोस्टमार्टम करेगा, लेकिन विपक्ष ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। तो लिहाजा सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि पूरे मामले की जांच की जाए, अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी पुलिस प्रशासन जो है वो गाँव में पूरी तरह तैनात है। जहाँ पर लड़कियां बेहोश हुई थी खेत में, वहां पर फोर्स लगी है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। डीएमएसपी मौके पर पहुंचे हुए, तो निश्चित तौर पर क्योंकि घटना बड़ी है, 2 बच्चियों की मौत हुई है, तीनों ही नाबालिग हैं, 13 साल, 16 साल और 17 साल की हैं। तो एक किशोरी की जिसकी हालत गंभीर है, वहां भी अभी जिलाधिकारी पहुंचे थे। तो पूरे मामले की भी जांच चल रही है। जसप्रीत, तो पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। यूपी के उन्नाव में उस वक्त हड़कंप मचा जब 3 लड़कियां एक खेत में बेहोशी की हालत में मिली। बताया गया कि तीनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। इन लड़कियों को इस हालत में देखकर आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। फौरन पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों लड़कियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन 2 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि एक लड़की को गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया है। बताया गया कि तीनों लड़कियां देर शाम चारा लेने के लिए खेत गई हुई थी, लेकिन जब काफी देर तक घर नहीं लौटी तो परिवार वालों ने उनकी तलाश शुरू की। इस बीच तीनों एक खेत में बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों लड़कियां नाबालिग थी। इसमें 2 की मौत हो गई है, जबकि एक लड़की की हालत गंभीर है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला हुआ। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला हुआ। आरोप है कि ये कार्यकर्ता चाय की दुकान के पास बैठा था, तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और उसे गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल टीएमसी कार्यकर्ता को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। टीएमसी ने हमले का आरोप कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाया। यूपी के गोरखपुर में जनता दरबार से बाहर निकले सीएम योगी आदित्यनाथ का रास्ता एक छोटे कद की महिला ने रोक लिया। मुख्यमंत्री ने भी उस महिला से बात की और उसकी समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिया। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन ने सीएम अरविंद केजरीवाल को एक खत लिखा। इस खत में मुख्यमंत्री से यूपी की तरह सिविल सेवा और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त में कोचिंग दिलाने की मांग की गई। बिहार के गया में कुछ बदमाशों ने अवैध वसूली नहीं देने पर एक कारोबारी को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल कारोबारी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। पुलिस ने इस मामले में जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 2 कारों में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। यूपी के बरेली में कुछ लोगों ने एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में कुछ लोग एक लड़के की पिटाई करते दिखे, जबकि वो लड़का रहम की भीख मांगता नजर आया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के 5वें चरण की शुरुआत करेंगे। कल देर शाम कोलकाता पहुंचने पर एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आज अमित शाह कोलकाता से गंगा सागर जाएंगे, जहां उनका कपिल मुनि आश्रम में कार्यक्रम है। इसके बाद वो परिवर्तन यात्रा के अंतिम चरण को हरी झंडी दिखाने के लिए दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप पहुंचेंगे। परिवर्तन यात्रा का हरी झंडी दिखाने के बाद अमित शाह नारायणपुर गांव में शरणार्थी परिवार के साथ खाना खाएंगे, जिसके बाद नामखाना में उनका रोड शो होगा। इसके बाद अमित शाह कोलकाता लौटेंगे, जहां अरविंदो भवन में उनका कार्यक्रम है। इटली के सिसिली में माउंट एतना ज्वालामुखी में लगातार हो रहे धमाकों के बाद वहां के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। माउंट एतना यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसके फटते ही वहां के लोग दहशत में आ गए। वहां से आई एक तस्वीर में पहाड़ की चोटी से
खौलता लावा कई फीट ऊपर आसमान की तरफ उड़ता नजर आया। राख और धुएं के गुबार ने आसपास के कई किलोमीटर के दायरे को अपनी चपेट में ले लिया। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में ज्वालामुखी से खौलता लावा तेजी से नीचे की तरफ बहता दिखाई दिया। देखने से ऐसा लगा जैसे वहां धधकते लावे की कोई नदी बह रही। यही नहीं, हवा में फैली राख अब आसपास के इलाकों में भी गिरने लगी है और वहां की सड़कों, गाड़ियों और कई मकानों पर राख की परत जम गई। टूलकिट साजिश में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के मुताबिक 26 जनवरी के दिन हिंसा के बाद फरवरी में दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने की भी साजिश थी, लेकिन ग्रेटा थुनबर्ग ने गलती से टूलकिट को शेयर कर दिया, जिसकी वजह से साजिश का पर्दाफाश हुआ। पुलिस को शक है कि किसान आंदोलन की आड़ में दंगे भड़काने के लिए विदेशों से फंडिंग की गई थी। यही वजह है कि अब पुलिस ने इस मामले में पैसों के लेन देन की भी जांच करने की तैयारी शुरू कर दी है। खबर है कि पुलिस निकिता, दिशा और शांतनु समेत टूलकिट केस के सभी आरोपियों के बैंक खातों की जांच करेगी। झारखंड के जमशेदपुर से दिल को झकझोर कर रख देने वाली एक घटना सामने आई, जिसमें चलती कार में आग लगने से ड्राइवर की मौत हो गई। चश्मदीदों ने बताया कि गाड़ी में आग लगते ही उस कार के ड्राइवर ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि उसे बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। आग ने कार को इस कदर अपनी चपेट में ले लिया था कि कई बाल्टी पानी भरकर डालने के बाद भी वो आसानी से नहीं बुझी। पीछे 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 मार, पीछे हाँ पीछे मारो, हाँ मारो, नीचे बगल से। कार में अचानक आग लगने से वहां जमा हुए सभी लोगों के हाथ पांव फूल गए और वो इस कोशिश में जुट गए कि किसी भी तरह उसमें बैठे ड्राइवर को सही सलामत बाहर निकाल लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आग ज़्यादा लग गया, छोड़ नहीं पाया, इसके कारण आग के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। इस घटना में न कार बची और न ही उसमें सवार शख्स की जान। इस मंजर को देखकर वहां इकट्ठा हुए लोग भी सन्न रह गए। पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र की शुरुआत करेंगे। साथ ही पीएम मोदी धुबरी फूलबाड़ी पुल की आधारशिला रखेंगे और मजुली पुल के निर्माण के लिए भूमि पूजन भी करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और असम के मुख्यमंत्री समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। महाबाहु ब्रह्मपुत्र का मकसद भारत के पूर्वी हिस्सों में संपर्क बढ़ाना और ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए विकास की गतिविधियों को पहुंचाना है। इसके अलावा कारोबार बढ़ाने के लिए डिजिटल समाधानों की भी शुरुआत की जाएगी। इस बात की जानकारी खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि 18 फरवरी असम की विकास यात्रा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत की जाएगी। 2 पुलों के लिए आधारशिला भी रखी जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत आज दोपहर से होगी। भारत के साथ हुए समझौते का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान भारतीय रेल के डिब्बों का इस्तेमाल अपने देश में कर रहा है। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान भारत की समझौता एक्सप्रेस ट्रेन के 11 डिब्बे और एक मालगाड़ी के 16 डिब्बों का इस्तेमाल अपने देश में कर रहा है। ये ट्रेनें जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान से अचानक बंद कर दी गई थी, जो करीब 1.5 साल से वहीं फंस गई। दोनों देशों के बीच ये करार हुआ था कि साल में 6 महीने भारत के कोच और बाकी के 6 महीने पाकिस्तान के रेल डिब्बों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही इस बात पर भी समझौता हुआ था कि कोई भी देश दूसरे देश के रेल डिब्बों का इस्तेमाल किसी और काम के लिए नहीं करेगा। क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद खराब है और उसके पास यात्री ट्रेनों और मालगाड़ी के डिब्बों की भारी कमी हो गई है, इसलिए वो भारत के साथ हुए समझौते को तोड़ने से भी बाज नहीं आ रहा। अब बात कोरोना से जारी जंग से जुड़ी। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, फिर भी हम सबको कुछ सावधानियां बरतनी है। कोरोना से लगातार जंग जारी है और इसके लिए मास्क पहनना जरूरी है, बार बार हाथ धोना जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है 2 गज की दूरी। कोरोना से जंग में ये सावधानियां आज भी हैं जरूरी।